सुशील, पहले तो आप ये बताइए कि आप ऑलरेडी एक सर्विस में हैं। आप ऑलरेडी सर्विस में अच्छा सर्व कर रहे हैं। आपकी अच्छी खासी सैलरी है वहां पर। तो आप इस सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं आप? सर वर्तमान में मैं लेवल 7 के पोस्ट पे कार्यरत हूँ और ये मेरा कल्याण सेवा है। सर हम्म। अगर मैं बिहार प्रशासनिक सेवा में जाता हूँ तो ये लेवल 9 होगी, जहाँ पहुँचने में मुझे लगभग अभी 7 से 8 साल लग जाएंगे सर। हम्म। तो अगर मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं प्री मेंस क्वालिफाई किया हूँ, तो सर हमें अवश्य प्रशासनिक सेवा की ओर बढ़ना चाहिए। आप ये मुझे बताइए कि आपका रोल नंबर क्या है इस बार बीपीएससी में? सर वो 4 3 से स्टार्ट होता है, जो लगभग 3,000 कैंडिडेट के बाद है सर। क्या आप मुझे बताने का प्रयास करेंगे आपका रोल नंबर क्या है? 43326। 43326। ओके, सो अगर आप इसको कलेक्टिवली जोड़ते हैं तो टोटल कितना आ रहा है? सर वो आ जाएगा 21। और आपकी लक्की नंबर क्या है? आप मानते हैं सब चीज, लक्की नंबर, लक्की कलर, ऐसा कुछ? सर इसमें मेरा विश्वास नहीं है ऐसा कुछ। ओके, तो इसका मतलब आप नास्तिक प्रवृत्ति के हम ये मान सकते हैं? सर नास्तिक तो नहीं हूँ, पर अंधविश्वासी भी नहीं हूँ। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात। एंड अभी हाल के दिनों में हम जिस प्रकार से देख रहे हैं कि बिहार में एक बड़ी समस्या बनी हुई है, बेरोजगारी, है ना, पलायन। मान लीजिए कि अगर आप बिहार के चीफ सेक्रेटरी के तौर पे फ्यूचर में अपॉइंटेड होते हैं, आप कौन सा एक्शन लेना चाहेंगे जिससे इस प्रकार की समस्याओं का समाधान हो? सर पहले तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ ऐसे अमूलचूल बदलाव करने चाहिए, जिससे कि हम जो है कि अपना एक नंबर ग्रेडिंग मार्क सिस्टम से ऊपर उठ के एक इनोवेटिव माइंडसेट की ओर जा सके, जिससे हम्म। हमारा ध्येय जो है कि वो चीजों को समझना और उसका बेहतर ये करना हो। दूसरा है सर कि जो बिहार का जो पोटेंशियल चीजें हैं, जैसे सब्जी ही है या मखाना ही है, तो हम देखते हैं कि हमारे बिहार में इतना कम कीमत है और विदेशों में, अमेरिका में लोग काफी हाई प्राइस पे खरीद रहे हैं सर। तो इनके हम्म। बीच का जो गैप है, इनको जैसे कि भी प्रमोट प्रमोट करना है सर, चाहे स्वयं सहायता समूह ही हुआ या फिर कोई जिला लेवल पर कुछ ऑफिसर हो, ऐसा बहाली करके जो उनको क्या किसानों का सहायता करे, कोई लिटिगेंट अगर हम्म। विवाद फंसे ओके। तो उनका ये करे सर। सुशील, अभी मैं आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछने वाला हूँ। अ, आपने इस बार बिहार विधानसभा में किसी को वोट दिया था? आपने किसी पार्टी को, या फिर वोट ही आपने नहीं दिया था? जी सर, वोट दिया था मैंने। किस पार्टी को आपने वोट दिया था? सॉरी सर, ये मेरा व्यक्तिगत, ये क्या बोलते हैं, निजता का अधिकार के तहत है, तो मैं ओके। चाहूंगा कि इसको डिस्क्लोज ना करें। ओके, सो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि जिस आप निजता के अधिकार की बात कर रहे हैं, निजता के जी अधिकार में जब सामान्य तौर पे कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर हम निजता के अधिकार की बात कर सकते हैं? सर, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती है, जैसे अगर हम्म। कि अगर हमारे ऊपर कोई सर्विलांस रख रहा हो, ऐसे हम्म। कंडीशन हो गया सर। दूसरा है सर कि अगर हमारा मूवमेंट है, यानी अभी तो निजता का अधिकार का काफी दायरा विस्तृत हुआ है सर, सर्वोच्च हम्म। न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न वादों के माध्यम से। जी तो जी उसमें जी। सर अभी जीवन का केवल जीना ही नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन, जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार और प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार, ये सारी चीजें सर, और वर्तमान में शिक्षा का अधिकार भी ओके, आप मुझे जुड़ रहा है। बताएंगे कि पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी क्या है? सॉरी सर, अभी मैं करंट तो आइडिया नहीं। ओके, आप जिस डिपार्टमेंट में भी कार्यरत हैं, इस डिपार्टमेंट के कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है ये? सर ये पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ही है। अभी इसके तो मंत्री राज्य कौन है? लेवल, अभी इसके मंत्री कौन है? माननीय रमा निषाद महोदया जी हैं। ओके। मान लीजिए कि आप आपको काफी पैसे अलॉट किए जाते हैं सेंटर के द्वारा, है ना। आमतौर जी पे सर। परिस्थितियां बड़ी कम आती हैं, लेकिन मान लीजिए सेंटर ने आपको 2,000 करोड़ का, ये बहुत ज्यादा रकम मैंने बोल दिया, फिर भी मान लीजिए कि 2,000 करोड़ का रकम आपकी डिपार्टमेंट में अलॉट हुआ, या और आपको 20 करोड़ का आवंटन मिला कि भाई आप इसको लीजिए और वेलफेयर में जहां पे आप इसको यूज करना है कर सकते हैं। लेकिन आप कुछ समय बाद, 1 डेढ़ महीने बाद, जब उस पैसे का यूज करने जा रहे हैं तो आपने देखा कि वो पैसा कहीं ना कहीं अनियमितताओं में फंस चुका है, भ्रष्टाचार का अधीन हो चुका है। जब आपने शुरुआती पूछताछ की तो आपके जो जूनियर्स हैं वो आमतौर पे कह रहे हैं कि सर इसने किया, इसने नहीं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और आप सीनियर जी हैं।
अब सीनियर्स, आपके सीनियर आपसे जवाब मांगेंगे कि वो पैसा कहाँ गया, तो आप किस तरीके से ये सारा चीजें हैंडल करेंगे इस पूरी सिचुएशन को? सबसे पहले सर कि अगर वो पैसे मैं किसी फंड या किसी भी कल्याणकारी योजना के लिए खर्च कर रहा हूँ, तो सर उसका एक विस्तृत मार्गदर्शिका होता है, यानी कि जो हम्म गाइडलाइंस होता है सर, उसमें हर एक अधिकारी का या हर एक कर्मचारी का जवाबदेही तय होता है सर। हम्म तो हम्म उसमें या तो अगर क्वालिटी खराब होगी तो जो हमारा जो उसमें से जांच अधिकारी होगा या फिर जो हम्म क्या व्यय एवं वित्तीय अधिकारी होगा उनसे पूछूंगा। अगर कैश बुक में गड़बड़ी होगी तो उनका जो बड़ा बाबू है जो उनसे पूछूंगा। अगर उसमें अगर कोई एजेंसी फ्रॉड कर लिया है कि वो क्वालिटी कुछ और प्रॉमिस किया है जेम पोर्टल या किसी माध्यम के द्वारा, तो सर उसका जवाबदेही की अलग अलग पैमाने होंगे सर, जिस पे मैं काम करना चाहूंगा। अभी आपने सुना होगा जिस तरीके से अभी हम लोग देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वेनेजुएला पे लगातार बॉम्बिंग कर रहा है। क्या आप मुझे बताने का ये प्रयास करेंगे कि अमेरिका जो इस प्रकार की अटैक या बॉम्बिंग कह लीजिए कर रहा है, उसका बायोलॉजिकल रीजन क्या हो सकता है? मैं बायोलॉजिकल रीजन पूछ रहा हूं, जैविक कारण। सर जैविक कारण जो है कि वो जो फॉसिल फ्यूल है वहाँ पे, तो इसका जो है कि वो इकोनॉमी जो हमेशा सर हर काल में सर डोमिनेंट रही है वो किसी भी फॉरेन पॉलिसी पे, तो उसके वजह से ट्रम्प जो है कि वो चाहते हैं कि उनका वेनेजुएला पे ऑयल पे उनका कुछ कम से कम अगर हक ना हो तो ओके, मैनिपुलेट जरूर कर सके। आप मुझे ये बताइए कि तीन शब्द में दे रहा हूं, टेररिज्म, इंसर्जेंसी, नक्सलिज्म, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो टेररिज्म जो है वो जो है कि किसी वो सीमा पार भी हो सकता है और वो आंतरिक हो सकता है इनका सर, कोई वो उनका जो है कि मकसद जो होता है कुछ फिक्स नहीं होता है सर, वो कोई विचारधारा पे आधारित नहीं होते हैं। हम्म जबकि नक्सलिज्म सर नक्सलिज्म जो है सर वो उनका एक फिक्स विचारधारा होता है सर कि वो मार्क्सवादी जो है कि वो समता मूलक या फिर असमानता से उपजा आंदोलन है। वही सर ओके इंसर्जेंसी जो है किसी भी देश के किसी असंतुष्ट भाग के द्वारा जब हम्म वहां की सरकार के खिलाफ छोटे पैमाने पर जब विद्रोह करती है तो इस इंसर्जेंसीज कहते हैं सर। ओके, मुझे बताइए बिहार में भी कितने राज्य हैं? सर बिहार में जो है कि ऐसे राज्य तो सर वो उसको स्टेट्स बोलते हैं, जैसे कि कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका, तो वो 3 स्टेट्स ही हैं सर वो। तो मुझे बताइए, क्या न्यायपालिका राज्य के अंतर्गत आता है? अगर आता है तो सुप्रीम कोर्ट की वो कौन से ऐसे जजमेंट में जो ये सारी बातें कही गई कि नहीं वो आएगा? सर राज्य के अंतर्गत तो आता है, पर सॉरी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर जजमेंट। ओके, चलिए, बहुत अच्छा बात। ऑनरेबल तनुजा मैम, प्लीज। चलिए तो इतिहास से संबंधित मैं एक आध प्रश्न आपसे पूछती हूँ, तो उसका आप जी। जवाब देंगे। सबसे पहले तो ये बताइए, प्रशासन में इतिहास किस प्रकार योगदान दे सकता है? मैं प्रशासन में इतिहास जो हमें बताती है कि पूर्व में जो भी नीतियां रही है वो या तो सफल या असफल हुई है, तो हम्म। उनका अनुसरण करके हम प्रशासन में योगदान लागू कर सकते हैं मैम। जैसे कि अगर अलाउद्दीन खिलजी का हो, सॉरी, औरंगजेब का ये अगर राशनिंग व्यवस्था हो, तो हम्म। उनका जिसे क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करना हो मैम, ये सारी नीतियां जो अभी भी प्रासंगिक है। अर्थात कि शासकों की नीतियां प्रभावित करती हैं हमारे समाज को, राजनीति को, तो इसलिए प्रशासन में जो अधिकारी होंगे तो उनकी नीतियां भी प्रभावित करेंगी। जी है मैम। ना? चलिए, तो एक प्रश्न का आप जवाब दें कि ये अभिलेखों का इतिहास कब से आरंभ होता है और स्तूपों का इतिहास कब से आरंभ होता है? मैम अभिलेखों के इतिहास का अध्ययन करें तो वो सब सर्वप्रथम सर जेम्स प्रिंसेप ने ही किया था उसका अध्ययन मैम। नहीं, इतिहास कब से मिलता है अभिलेखों का भारत में? मैम अभिलेख स्रोत है ना भारतीय इतिहास को जानने के, यस मैम, वो कब से आरंभ सम्राट होता सम्राट अशोक के काल से आरंभ होता है है? हाँ, मैम, जब वो बिल्कुल। पत्थर पे अपना पहली बार लिखवाए गुड गुड। धर्म प्रचार के लिए। और अगर स्तूपों का इतिहास पूछा जाए तो कब से आरंभ होता है? मैम ऐसा माना जाता है कि स्तूप का निर्माण जो महात्मा बुद्ध के काल से ही चला आ रहा है मैम, लेकिन जो उसका सबसे ज्यादा प्रमाण अशोक के काल में और उसके पौत्र दशरथ या फिर मौर्य काल में मिला है मैम। महात्मा बुद्ध के काल में अशोक का अभिलेख तो नहीं, अशोक का स्तूप तो नहीं बना ना, मतलब महात्मा बुद्ध के उनके जीवन काल के मैम उपरांत बना ना? स्तूप
अब यस मैम, उसके यानी उसी के आसपास में, यानी 500 सदी ईसा पूर्व में ही ऐसा माना जाता है कि स्तूप का अस्तित्व था मैम। लेकिन जो है सबसे ज्यादा प्रमाण जो है इसके अशोक के काल में और उनके मौर्य काल में मिले मैम। अच्छा, ठीक है। एक बात बताइए, ये जो महेंद्र शैली के मंदिर हैं, ये किस शैली में आते हैं? यस मैम। महेंद्र शैली के मंदिर, मैम मैं एग्जैक्ट तो महेंद्र रिकॉल नहीं शैली, कर पा रहा हूँ मैम। तो जैसे दो मुख्य मुख्य शैलियां हैं ना, यस नागर मैम। शैली मैं और द्रविड़ मैम मैं शैली। गैस कर सकता हूँ, हाँ बताइए ना। शायद द्रविड़ शैली में होगी मैम। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, द्रविड़ शैली में ही आता है महेंद्र शैली। जो महेंद्र वर्मन ने द्रविड़ शैली में यस मैम। मंदिर बनाया था, तो ये एक विशेष शैली है, द्रविड़ के अंदर ही है ना। यस मैम। चलिए, अच्छा, ये दो ग्रंथों के नाम या पुस्तकों के नाम मैं बताती हूँ, उनके आप लेखक बताएं और काल भी बताएंगे। जैसे एक यस था मैम। महाविभास सूत्र, और एक है सारीपुत्र प्रकरण। महाविभास सूत्र, सॉरी मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अच्छा है, चलिए, ये दोनों वसुमित्र और अश्वघोष ने लिखा था कनिष्क के काल में, है ना। यस मैम। हाँ, चलिए, ठीक है। और ये बताइए, सिक्कों में जो कुमारगुप्त के सिक्के थे, समुद्रगुप्त के बाद में कुमारगुप्त के सिक्के आए, उसमें एक गरुड़ शैली के सिक्के थे पहले, बाद में वो आए मयूर शैली के सिक्के। ये क्यों आए, बता सकते हैं? कहाँ से प्रभावित था? सॉरी मैम। अच्छा, चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ये ठीक है, कोई बात नहीं। ये दक्षिण भारत से प्रभावित था, क्योंकि उनका विवाह दक्षिण भारत में हुआ था ना, तो वहां से ये प्रभावित था। ठीक है, मयूर धन्यवाद शैली मैम। के सिक्के। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये बताइए, प्राचीन भारत से एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि शिशुनाग ने किस महाजनपद को मगध के महाजनपद में मिला लिया था? सॉरी मैम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। ये तुर्काने चहलगामी जानते हैं ना, सुना होगा आपने। मैं। यस मैम। ये किसने स्टार्ट किया था? मैम इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था शायद। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो मेरे ख्याल से काफी आपने अच्छा जवाब दिया है। सौरभ सर थैंक यू मैम। प्लीज। यस, यस सर। मिस्टर सुशील, यस हेलो। सर। हाँ, सुशील मुझे ये बताइए कि यस सर। हम लोग जनरली सुनते हैं, दो वर्ड्स हम लोग सुनते हैं, ठीक है। पहला वर्ड सुनते हैं हम लोग इकोनॉमी, और दूसरा सुनते हैं इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। इन दोनों में मूल अंतर क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? सर अर्थव्यवस्था जो है किसी भी देश या किसी भी एक आर्थिक इकाई का वो अध्ययन है सर। उसमें क्या कैसे उत्पादन या कैसे जो है वितरण या फिर भंडारण हो, सब ये सब अध्ययन करते हैं सर। वहीं अर्थशास्त्र सर एक किसी भी वस्तु अर्थशास्त्र का अध्ययन की पद्धति है सर, जिसमें उसका हम वो विश्लेषण करते हैं कि किसी एक बनी बनाई खांचे पे कि आखिर ये एक मानक उसमें तय होता है कि सर कि अगर ये काफी सारे नियम होते हैं सर मूलभूत, उसके तो इर्द ये गिर्द हम बताइए समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बताइए कि एडम स्मिथ के हिसाब से इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या है? सर सॉरी सर। ओके। सोशलिज्म और कम्युनिज्म में मुझे अंतर बताइए, समाजवाद और साम्यवाद में मुझे आप अंतर बताइए। सर समाजवाद एक ऐसा विचारधारा है जो वो ये जिसके तहत वो मानती है कि जो समाज का संसाधन है उस पे लोगों का सामूहिक हक हो। वही साम्यवाद सर जो वो राज्य का विरोध करती है और वो उस पे जो है कि वो सर राज्य विहीन समाज का कल्पना करती है सर। अच्छा, ऐसा है। चलिए, तो ये मुझे बताइए कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो कि समाजवाद को, मतलब वो साफ तौर पे तो नहीं लिखता है, लेकिन उन दो अनुच्छेद का जो भाषा है, उन्हें पढ़कर के ऐसा लगता है कि वो समाजवाद को भारत में लागू करने की बात कर रहा है।
सर नीति निर्देशक तत्व का जो है अनुच्छेद 39, उसमें कौन से जिसमें कि वो क्लॉजेस, उसमें कौन से दो क्लॉजेस हैं? 39A सर। अच्छा, चलिए चलिए सॉरी। चलिए, कोई नहीं। ये मुझे बताइए कि नेशनल इनकम हम लोग कहते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसके बारे में पढ़ा है आपने? सॉरी सर। राष्ट्रीय आय जो होता है नेशनल इनकम, उससे हम लोग एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, इसके बारे में पढ़ा है आपने? जी सर। तो फैक्टर कॉस्ट पे ही हम लोग एनएनपी को क्यों निकालते हैं नेशनल इनकम निकालने के लिए? मार्केट प्राइस पे क्यों नहीं हम लोग निकाल सकते हैं? सर क्योंकि मार्केट प्राइस पे जो सर की वो आय का दोहराव की संभावना होती है सर, और चूंकि मार्केट प्राइस में सर चीजें, नहीं, इसीलिए मुझे तो जहां तक लग रहा है कि जीडीपी में डबल काउंटिंग आता है। अच्छा, आप पहले मुझे ये बताइए कि सॉरी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में फर्क क्या है? कारक लागत और बाजार मूल्य में क्या अंतर है? सर। बाजार मूल्य जो है किसी भी वस्तु का फाइनल मूल्य होता है सर, वहीं फैक्टर कॉस्ट सर वो अलग अलग चीजों के लिए वो अलग अलग जगह पे एक चीजों को कई बार काउंट कर सकते हैं सर हम फैक्टर कॉस्ट के अच्छा, अनुसार। चलिए ठीक है। सॉरी सर। ये बताइए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ, वो किस कमिटी के सुझाव के बाद इसकी स्थापना की गई थी? सॉरी सर। किस साल एक आरबीआई सॉरी की स्थापना? सर, एक हाँ, एक वर्थ कमेटी की सिफारिश पे की गई थी सर। एकवर्थ कमिटी? नहीं, एकवर्थ तो नहीं थे। चलिए, मैं सॉरी इसका आपको आंसर बाद में बताऊंगा। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आरबीआई की स्थापना किस साल हुई है? इन विच ईयर आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड एज एन इंस्टीट्यूशन? सर 1935 में। और एक्ट किस साल आया था, आरबीआई एक्ट? 1949 में सर। 1934 में आया था एक्ट, ठीक है। उसी एक्ट का इस्तेमाल करके 1935 में आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड। पहला हेडक्वार्टर कहाँ था आरबीआई का? चलिए, मैं आपको ऑप्शन दे देता सर हूँ, कलकत्ता या बॉम्बे में। अब बताइए। सर बॉम्बे। बॉम्बे नहीं, पहले कलकत्ता था फिर बॉम्बे गया, सॉरी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने एसएलआर सुना है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? यस सर। अगर एसएलआर को बढ़ा दिया जाए, है ना, अगर जो आरबीआई है यस। उसने एसएलआर को यस बढ़ा सर। दिया, सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति पे क्या प्रभाव देखा जाएगा यदि एसएलआर को बढ़ा दिया जाए? सर इन्फ्लेशन कम हो जाएगा उससे। एसएलआर को बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम होगा, मुझे एक्सप्लेन कीजिए कैसे। सर एसएलआर बढ़ाने से जो बैंक को ज्यादा पैसा उनके पास सर रखना पड़ेगा, जिसके वजह से वो मार्केट से पैसे की शॉर्टेज होगी, उस वजह से सर जब मार्केट में पैसे शॉर्टेज होगी तो उस वजह से गुड गुड इन्फ्लेशन गुड कमी होगी। गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए, इन्फ्लेशन एक शब्द है, ठीक है, यस सर। और एक शब्द होता है डिस इन्फ्लेशन। मैं डिफ्लेशन नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं डिस इन्फ्लेशन। तो आप मुझे बताइए कि इन्फ्लेशन और डिस इन्फ्लेशन में क्या फर्क है? सॉरी सर, मैं भी इतना सूक्ष्म अंतर नहीं कर पाऊँ। अच्छा, शेयर सुना है आपने, शेयर जिससे कंपनी बनती है? यस सर। और आपने एक और शब्द सुना होगा जिसको हम लोग कहते हैं डिबेंचर। यस सर। शेयर और डिबेंचर में कोई मुझे दो अंतर बताइए, दोनों में मतलब बेसिक डिफरेंस क्या है, क्योंकि अभी ये सब शब्द बड़े न्यूज में चल रहे हैं, तो दोनों में मुझे फर्क बताइए आप। सॉरी सर, मैं डिटेल में पता नहीं इस बारे में। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया, फॉसिल, है ना? यस फॉसिल, सर। यस सर। व्हाट इज फॉसिल, क्या है फॉसिल? सर जब पुराने समय में जब कोई पुराने समय में जब जीव जंतु वो पृथ्वी के अंदर दब जाते थे, तो वो बिना हम्म। ऑक्सीजन के अभाव में जब उनका डिकम्पोज नहीं हो पाता था, तो वो उनका जो अवशेष अभी भी सर वो हम देख सकते हैं, वो जो कि उसको फॉसिल बोलते हैं सर। अच्छा, तो क्या कार्बन डेटिंग हर तरह के फॉसिल पे काम कर सकता है? सर हर तरह के फॉसिल पे तो काम नहीं कर सकता। कार्बन डेटिंग में किस कार्बन के आइसोटोप का इस्तेमाल होता है? C14 सर। और C12 का इस्तेमाल किस में होता है? सॉरी सर। चलिए, शेल गैस सुना होगा आपने, शेल गैस? जी सर। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि यूएसए और वेनेजुएला जो है वो एक ग्लोबल क्राइसिस, मतलब जो भी आप जो भी उसको नाम देना चाहें, तो ऐसा कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका के पास शेल गैसेस भी हैं, उसका एक अच्छा खासा भंडार है उनके पास। तो आप बस मुझे ये बताइए कि क्या शेल गैस फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर सकता है?
सब्स्टिट्यूट हो सकता है पर हर मामले में नहीं हो सकता है। अच्छा, तो जैसे कि आपको क्या सेल मत फॉसिल हाँ फ्यूल बोलिए। से सर कुछ लुब्रिकेंट्स भी उत्पादन होते हैं, लेकिन फॉसिल फ्यूल से उसका हम यूज नहीं कर सकते सर। ओके। जी जी। अच्छा, 10 डिग्री चैनल कहाँ से क्रॉस करता है? सर 10 डिग्री चैनल मालदीव एंड मिनिकॉय। अच्छा, तो 9 डिग्री कहाँ से करता सॉरी है? सर, सॉरी सर, 10 डिग्री सर ये नॉर्थ अंडमान एंड साउथ अंडमान से करता है सर। 9 डिग्री कहाँ से करता है? सर चलिए कोई नहीं, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप ये बताइए मुझे, स्ट्रेट सुना है आपने, स्ट्रेट ऑफ मलक्का? यस सर। और आपने सुना होगा इस्थमस ऑफ पनामा? यस सर। तो ये क्या है, ये दोनों चीज? इस्थमस क्या है, स्ट्रेट क्या है, इसे मुझे समझाइए। सर जो स्तोमस जलडमरू मध्य होता है सर, वो दो भूमि के बीच में सक्रिय जल की पट्टी होती है सर। अच्छा, और जबकि स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट सर वो क्या बोलते हैं, चौड़ी जल की पट्टी के बीच में सक्रिय भूमि होती है सर, उसको चलिए, थैंक स्ट्रेट यू। बोलते हैं। ओके ओके। सो ओके, थैंक यू। सुशील, आप मुझे ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये इंडियन ओशियन डाइपोल क्या है? सर इंडियन ओशन डायपोल मानसून के समय में सर, जब वो हिंद महासागर गर्म होती है सर, तो उनका सर वो एक पोल की तरह बिहेव करता है, जो कि सर जस्ट उसके विंटर में उसका उल्टा बिहेव करता है सर, इसको हम इंडियन ओशन डायपोल बोलते ओके, आपकी हॉबी क्या है? हैं। सर मेरी हॉबी बुजुर्गों से बात करना है, मैं जानना चाहता हूँ जो उनका जनरेशनल गैप है या फिर वो हमारे बारे में क्या समझते हैं, ये चीजें सर, तो हमें काफी अच्छा लगता है। सामान्य तौर पे मैं लगातार कई बच्चों का जो इंटरव्यू ले रहा हूं, तो मैं ये पा रहा हूं सुशील की अधिकतर बच्चों का बुजुर्गों से बातचीत करना ये कॉमन सी हॉबी है। क्या ये कोई आपको नहीं लगता है कि बच्चे जानबूझकर ऐसा ये अडॉप्ट कर रहे हैं कि यहाँ से कम क्वेश्चंस बनेंगी? आपका क्या राय है इस पे? सर ये कम क्वेश्चन या अधिक का, सर ये अलग सवाल हो सकता है सर, एक पर्सपेक्टिव, लेकिन सर वो जिसमें हमें आनंद आता है हॉबी अपने वही रखना हम्म। चाहिए। अगर कोई 1000 लोग क्रिकेट देख रहे हैं, तो अगर हमें पसंद है तो हमें सर निसंदेह बोलना चाहिए कि क्रिकेट में भी देखता हूँ। ओके, तो मुझे आप ये बताइए कि जैसे अब जब आप बुजुर्गों से या बड़े जो बूढ़ों से बात करते हैं, तो इनमें से ऐसी क्या क्वालिटी है जिसको ओवर द टाइम आपके अंदर एक वैल्यू सिस्टम के तौर पे डेवलप हुआ, जो आज आपको एक अधिकारी के तौर पर खड़ा करने को तैयार है? सर उनमें जो सबसे जो एक प्रभावी चीज लगता है सर, कि वो केवल फेमस होना नहीं सर, एक अच्छा होना, जैसे आज के जमाने में बोलते हैं कि अच्छा होना और प्रसिद्ध होना दो अलग पैमाना रह गया सर, तो इनका हम्म। गैप ना हो सर। अगर कोई ओके। प्रसिद्ध है तो वाकई अच्छा हो, ये उनमें ओके। सबसे ओके, ज्यादा आपकी ऑप्शनल वैल्यूएबल क्या चीज है। थी सुशील आपकी? सर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। और आपका ऑनर्स क्या रहा ग्रेजुएशन में? इतिहास सर। इतिहास रहा। ये कुछ तालमेल समझ नहीं आ रहा, ये अचानक से शिफ्ट आप यहाँ पे कैसे हो गए? आप अच्छा इतिहास में सर कर रहे थे आप। जी सर, वो जब मैं तैयारी कर रहा था सर, चूंकि कुछ परिस्थिति बस मैं सेल्फ स्टडी ही करना था सर, तो हम्म। उसमें सर मैंने देखा कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट था जो हमारा जीएस में काम भी आ रहा है सर, और दूसरा है सर कि उनका जो मार्गदर्शन था सर मेरे पास इजीली अवेलेबल था, और मैंने पढ़ने के बाद उनको रुचि कर भी पाया सर, तो हमें लगा कि ज्योग्राफी इतिहास के साथ साथ ज्योग्राफी भी पढ़ना हमारे लिए सही है। अभी इतनी लंबी बातचीत में मुझे ऐसा कई बार फील हुआ सुशील कि आप शायद हमारे लिए बेस्ट कैंडिडेट नहीं हो सकते, हमारे पास और भी कई कैंडिडेट्स हैं। आप इस बात पर कितना सहमत हैं आप? सर मैं प्री मेंस एग्जाम देने के बाद इस इंटरव्यू तक आया हूँ सर। हम्म। अगर आपको लगता है कि मैं बेस्ट नहीं हूँ तो मैं कोशिश जारी रखूंगा सर, एकत्र में फिर बेहतर बन के आपके सामने आऊंगा सर। चलिए, बहुत अच्छी बात। मुझे आप ये बताइए, अगर आपको चूज करना हो, पर्सनली प्रोफेशनली और राइट टू प्राइवेसी को साइड कर दिया जाए, अगर आपको चूज करना हो कांग्रेस और बीजेपी, तो आप किसे करेंगे आप? सर दोनों के कुछ कुछ योजना चूज कर लेंगे सर, कोई भी पार्टी जो है कि एब्सोल्यूट अच्छी है बुरी नहीं होती है सर, अच्छा। तो ये चीजें किसी भी चरम हम्म। यथार्थवाद से सर बचना चाहूंगा मैं। आपकी मातृभाषा क्या है? हिंदी का सर वो एक मगही बोलते हैं, मगधी मगही। जिसको बोलते आप हैं सर। मूल तौर पे कहाँ से बिलोंग करते हैं भैया आप? सर किशनगंज से बिलोंग करता हूँ। किशनगंज से। सुशील, क्या आप ये बताने का प्रयास करेंगे, मान लीजिए हम सभी यहाँ पे जो तीन लोग हैं ये लाभार्थी हैं,
VB जीराम जी यस जो कानून आया है। मुझे आप ये यस बताइए, अगर आपको एक SDM के तौर पे उस स्कीम को हम तीनों लाभार्थियों को, बेनिफिशियरीज को समझाना हो तो आप कैसे समझाएंगे? आप अपनी भाषा में, मगही भाषा में कृपया करके उसको समझाने का प्रयास करें। हम सभी को कुछ नहीं आता है, प्लीज आप एक सर। लाभार्थी के तौर पे हमें समझाएं। जी सर। सरकार अभी नया योजना लानलो छे जेकरा में कि पहले 100 दिन के रोजगार मिलते, अब 125 दिन रोजगार मिलते। दूसरा की छे कि अभी नया योजना जे छे एकरा में सरकार वहना वहना योजना पे खर्च करते जेकरा से कि हमरे सनी भलाई होवे, जैसे कि तालाब निर्माण, मछली पालन। पहले सरकार कुछ कुआं खोदना या फिर कुछ ऐसी योजना पे खर्च करेले जे समाज के भला नहीं होवे। हम्म। और आपको नहीं अभी लगता है कि जो पुलिस है ये आम लोगों से थोड़ा बहुत ही अजीब से व्यवहार करती है? कई बार ऐसा देखा गया है। वो एक जहां तक फैमिलियर माहौल होना चाहिए वो नहीं देखने को मिलता। आप इस बात से कितना एग्री करते हैं? सर सारे पुलिस पे तो लागू नहीं होता है, पर ये सर अधिकांशतः सत्य ही है सर। तो हम्म। इसका सर अगर हम मूल में जाए तो सर तीन चार वजह जो सामने आती है सर। हम्म। पहला कि सर हमारे अभी ब्यूरोक्रेट में सर दुर्भाग्यवश ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं डेवलप हो पाया हम्म। जिनका फीडबैक सर जनता दे या फिर उनका सैलरी पे कुछ हम्म। भी 5% या 10% जो है हमारी हम्म। जनता के द्वारा या फिर सिटीजन के फीडबैक के आधार पर मिले सर। हम्म। इस वजह से सर उन्हें उसकी चिंता नहीं होती है सर। हम्म। दूसरा है सर उनके ऊपर काफी प्रेशर रहता है, वर्क प्रेशर सर। जितना हम्म। आबादी है सर, जितना क्राइम रेट्स हैं उतने हम्म। पुलिस कर्मी नहीं है सर। ओके, सो उनके बाद आपका, जी जी जी, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। तो उन ये सब चीजें हैं सर। उसके बाद सर हमारा कुछ लॉ में भी खामियां हैं सर, जो कि न्यायालय का भी कुछ उसमें है सर एंगल है कि जो आपको नहीं कि लगता काफी। है सुशील, अभी एक स्टेटमेंट आया था कि इंडिया के सबसे करप्ट इंस्टीट्यूशन जुडिशियरी है? आपको ऐसा लगता है जुडिशियरी करप्ट इंस्टीट्यूशन है? सर जुडिशरी करप्ट इंस्टीट्यूशन तो नहीं बोल सकते सर, क्योंकि उन्होंने कई कई सारे ऐसे जो कि निर्णय दिए हैं सर। कई सारे ऐसे ऐसे PIL फाइल होने के बाद सर निर्णय आया है, तो ऐसा नहीं बोल सकते सर। लेकिन हम्म। सर कुछ हद तक जुडिशरी में भी करप्शन केस को देखने को मिलता है सर। ओके। तनुजा मैम, आप कुछ पूछना चाहें लास्ट में जी? आ, आप जो ये इतिहास में जो आपने पढ़ाई की है, तो जी सर। इतिहास को आज से अगर हम लोग जोड़ना चाहें तो क्या क्या हम लोगों को लेना चाहिए? मैम जो है सिंधु सभ्यता में जो मैम जल प्रणाली था वो आज भी हम उतने अच्छी जल प्रणाली नहीं दे पाए मैम। हम्म। उसके बाद मैम औरंगजेब के काल में जो मैम प्राइस का जो कंट्रोल सिस्टम था मैम बेहतर, वो नहीं हो पाया मैम। हम्म। सड़क प्रणाली मैम अभी भी शेरशाह सूरी से बेहतर जो हम लोग उनका जो था मैम वो नहीं हो पाया है। अभी भी मैम सिल्क रूट जो इतिहास में था मैम, जो व्यापार मार्ग था वो हमारा अभी भी उतना अच्छा नहीं हो पाया मैम कि विदेशों से हम कनेक्ट हो पाए, जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं मैम आज वेरी के गुड, समय में। वेरी गुड। नहीं नहीं, ठीक है कि भाई हमारा रूट इतना अच्छा था कि बिजनेस में वो हमारे लिए यूजफुल था, जो हमारा कम है। अच्छा ये बताइए कि जो जलमार्ग का व्यापार पहले था वो किस युग में सबसे अधिक था इतिहास सॉरी मैम, में? मैं गैस कर सकता हूँ मैम। हाँ हाँ, करिए। हमें लगता है मैम शायद जल मार्ग का व्यापार तो मैम गुप्त युग में सबसे अधिक था शायद। नहीं तो सातवाहनों के काल में नहीं था? यस मैम सॉरी। हाँ। तो चलिए, अभी ये बताइए कि जो आधुनिक युग में अगर हम सीखना चाहें या फिर नई नीतियां लाना चाहें तो उसमें सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम लोग सोशल इश्यूज में? नई नीतियां लाए तो हम्म। मैम सबसे पहले जो है कि अभी जो वीमेन एम्पावरमेंट पे मैम काफी सारा जो ग्राउंड लेवल पे है मैम, तो हम्म। वो उनको उनको अपलिफ्टमेंट करने की जरूरत है। बहुत अधिक आवश्यकता है, सिर्फ पढ़ाई से यस काम। मैम, क्योंकि जब तक हम मैम पूरी आबादी का उपयोग नहीं करेंगे तो पूरा विकसित नहीं बन सकते मैम। अगर वेरी विकसित बन भी गए तो वो मैम डिपेंडेंट विकसित होके सर मैम हमें कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होना है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, मेरी तरफ से इतना ही प्रश्न रहेगा। अब आप सर पूछें। सौरभ सर, आप कुछ लास्ट कुछ पूछना है सर? एक सवाल से मेरे मन में बहुत देर से है, मैं पूछना चाहूंगा। ये बताइए सुशील कि हिस्ट्री पढ़ने के लिए ज्योग्राफी पढ़ना जरूरी है या ज्योग्राफी पढ़ने के लिए हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है? सर दोनों विषय
अंतर संबंधित है सर। जैसे कि एक, अगर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो वो इतिहास ज्योग्राफी के इर्द गिर्द घूमता है सर। वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन हुआ, चाहे नदियां हुआ, चाहे पहाड़ पर्वत हुआ सर, चाहे गुफा हुआ। वहीं हम्म ज्योग्राफी में हम जब अध्ययन करते हैं सर, तो हम ये भी देखते हैं कि अगर मानव का विकास हुआ तो कैसे हुआ। हम्म पहले जैसे हम ज्योग्राफी में एक मानव का अधिवास है सर, पहले नदी के हम्म किनारे रहना मजबूरी था, अब सर नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम्म। इसका भी ये है कि विकास पहलू है। चलिए, वैसे मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि हर चीज का एक हिस्ट्री होता है, जैसे ज्योग्राफी की भी एक हिस्ट्री है। ठीक है, यस सर। बट चलिए, चलिए ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक है सर। ओके। थैंक सो यू। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। सुशील, यस। पहले ये बताओ कि आपको मैं बहुत सालों से जान रहा हूँ, इतना डल क्यों, थके हुए थे क्या ऑफिस से आकर? नहीं सर। मैं आपको एक सबसे ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहता हूँ। सुशील, ये बताओ, पहले इस पे आने के पहले आपने इसके पहले 2 बार निकाला था, है ना, बीपीएससी? नहीं सर, एक बार ही एक निकाला। बार 67th में। यस सर। ठीक है, आप वेलफेयर ऑफिसर के तौर पे ये थे। कितना आपका मार्क्स आया था इंटरव्यू में उस दौरान आपका? सर 67। 67 आया था। मैं इस बार तनुजा मैम, मैं चाहूंगा, सौरभ सर, कि आप यस सर। 120